नमस्कार, मैं मधुकर दुबे। सच बोल में आपका स्वागत है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। आइए हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं कि जो सीजीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण करके आज युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अमित वर्मा जी से। सर, मैं मूलतः रायपुर जिले के से 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव गुड़ेनी स्थित है। मैं वहाँ का निवासी हूँ। मेरे माता पिता दोनों कृषि कार्य करते हैं और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो गांव के ही शासकीय स्कूल में हुई और हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और साथ ही सर मिडिल स्कूल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा। इसकी पढ़ाई पड़ोस के ही गाँव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खौली में ही हुई है मेरी। सर, मेरा जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई ऐसे गांव में हुई है जहां जाने के लिए एक पक्की रास्ता तक नहीं है। आज भी रायपुर से 40 किलोमीटर दूरी स्थित होने के बाद भी दोनों गांवों के बीच रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी बच्चे खेत के मेढ़ों से होकर स्कूल जाते हैं और जिससे बरसात के समय में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी सर, आज भी होती है। जैसे कि जब हम मेढ़ के रास्ते से जाते हैं तो बरसात के दिनों में फिसल कर गिर जाते थे, जिससे हमारे कपड़ा खराब हो जाता था, जिससे हमें स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, वापस आना पड़ता था। तो साथ ही सर, रास्ता खराब होने के कारण हमें चप्पल पहनकर स्कूल जाना पड़ता था, जिससे कीचड़ के जो छींटे हैं हमारे स्कूल ड्रेस में पड़ जाते थे, जिसके कारण हमें कई बार अपने दोस्तों के बीच में मजाक का पात्र बनना पड़ता था। तो एक मन में टीस था सर कि इसको बदलना है और कुछ ना कुछ करना है करके। लेकिन जब मैं 12th का क्लास जब पास आउट हुआ, उस टाइम पे मेरा 88.8% आया था। तो जो वो उस मेरे गांव में पहला मैं स्टूडेंट था जिसका 80+% गया था। तो जो भैया मुझे 10th में मैथ्स पढ़ाते थे वो मुझे पूछे एक दिन, ऐसे बैठे थे तो, कि आगे करना क्या है करके, आगे क्या बनना चाहते हो। तो मैं बोला कि भैया बनना नहीं है, कुछ करना है करके। तो क्या करना है बताओ करके। तो मैं बोला कि भैया ये जो रास्ता है वो बनाना है। तो भैया बोले थे कि यार रास्ता बनाना है तो या तो नेता बनो या तो अधिकारी बनो। तो उस दिन से मन में था कि अधिकारी बनना है, लेकिन सर पता नहीं था कि कैसे बनना है, क्या करना है। बस एक पता चल गया था कि कुछ करना है तो अधिकारी या फिर नेता बनना पड़ेगा करके। उसके बाद जब मैं 12th के बाद साइंस कॉलेज रायपुर में ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन के दौरान सर मैं अपने सेकेंड ईयर में बंच ऑफ फूल्स नाम के एनजीओ जो रायपुर में स्वच्छता के ऊपर कार्य करती है, उनसे जुड़ा। फिर उनसे जुड़ने के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ श्री नीलेश क्षीरसागर जी का काम नज़दीक से देखने का मौका मिला और साथ ही 2017 में श्रमदान कॉन्क्लेव का जो आयोजन हुआ था, उसमें मुझे रायपुर जिला पंचायत के मैं अच्छे कार्य करने वाले कुछ ग्राम पंचायत, जैसे कि ग्राम पंचायत रायखेड़ा, ग्राम पंचायत टेमरी, ग्राम पंचायत छतौद आदि ग्रामों में भ्रमण करने का मौका मिला। वहाँ जो विकास का जो मॉडल था सर, वो देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि प्रशासन जन सहयोग से किस प्रकार ग्रामीण विकास कर सकते हैं। तो उसके बाद से सर मेरे मन में भी प्रशासनिक फील्ड में आने की इच्छा जगी और फिर उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया, जिसमें मेरे जो टीचर्स थे उनका काफ़ी टीचर्स और सीनियर हैं उनकी काफ़ी सहायता प्रदान किए मुझे। और उसके बाद सर मैं जब ग्रेजुएशन के बाद आगे की तैयारी के लिए आगे सिलेबस जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि साइंस जो सब्जेक्ट है उनका उतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं मिल पाएगा। इसके लिए मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे विषय में करने का सोचा जिससे मुझे आगे की तैयारी में फ़ायदा मिल सके। तो इसके लिए सर मैंने इतिहास विषय को चुना, क्योंकि मुझे उसमें रुचि भी लगी और उनका वेटेज भी अच्छा खासा था एग्ज़ाम में। तो मैंने अपने आगे की पढ़ाई फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इतिहास अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में किया। और सर जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे बहुत लोग बोले कि साइंस बैकग्राउंड से है, इतना अच्छा परसेंटेज है, फिर भी क्यों छोड़कर आर्ट्स में जा रहा है, यहाँ भविष्य नहीं है करके। लेकिन मेरा लक्ष्य मैं अपना निर्धारित कर चुका था, तो मैं अपने लक्ष्य से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। और मैं फिर इतिहास विषय में सर अपने यूनिवर्सिटी में टॉप स्कोरर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश मुझे गोल्ड मेडल के लिस्ट से बाहर होना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान सर मेरा बैक लग गया था दो पेपर में सेकंड सेमेस्टर में। तो यहाँ एक सेटबैक आया था कि मैं आगे अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड छोड़कर आर्ट्स में आया था, आर्ट्स में भी फेल हो गया। तो एक यहाँ सेटबैक लगा, लेकिन वहाँ दोस्तों का साथ, परिवार वालों का साथ मिला। साथ ही सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ट्यूमर की समस्याएं, पेनक्रियाज में सूजन, लीवर इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन,
तो इन समस्याओं का जो आपसी सहयोग था सर, परिवार वालों का, दोस्तों का, तो उसके कारण मैं इससे बाहर निकलने में सक्षम हुआ और अपने फिर कोचिंग जाने के लिए सोचा। वहाँ मैं कोचिंग तो गया सर, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा मैं कोचिंग कर नहीं पाया। मुझे पीठ में दर्द रहता था, सीधे बैठ नहीं पाता था, इसलिए मुझे कोचिंग छोड़ना पड़ा और छोड़कर घर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे तैयारी में तो काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। लेकिन मैं जो डिजिटल माध्यम था सर, यूट्यूब, गूगल, उनका मैंने काफ़ी उपयोग किया और उपयोग करने के बाद मुझे CGPSC 2019 जो परीक्षा है उसमें सफलता मिली और 429 रैंक और कैटेगरी में 7th रैंक के साथ मैं नायब तहसीलदार पद पर चयनित हुआ। कुछ इंटरव्यू के कुछ ऐसे पल का भी आप थोड़ा सा जिक्र करिए कि जैसे जब हम एक रूटीन में तैयारी करते हैं, तो रूटीन में तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, पढ़ाई के और तैयारी के बाद जो उनकी और भी जो भूमिका होती है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की भूमिका हो या अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करते हैं, तो उस डिस्कस को किस नजरिए से करना चाहिए? क्या उसका कहीं से कुछ आपको लाभ भी मिला उस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं? सर हम लोग जितने भी तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है, वो लोग यही समझते हैं कि तैयारी केवल बुक से ही किया जा सकता है, बुक से ही तैयारी होती है करके। लेकिन मेरा मानना है कि केवल तैयारी बुक से ही नहीं की जा सकती। हम जो डेली लाइफ में जो काम करते हैं, जो हम जिसे टाइम पास करते हैं, तो हम ऐसे भी टाइम पास कर सकते हैं जिससे हमें एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिल सके। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मेरा इंटरव्यू 15 सितंबर को था, 2nd शिफ्ट में। वहाँ मुझे श्री CGPSC के चेयरमैन श्री सोनवानी सर का बोर्ड मिला था। वहाँ जो छत्तीसगढ़ के DGP हैं श्री DM अवस्थी सर, वे भी उपस्थित थे उस बोर्ड में। तो DM अवस्थी सर का एक क्वेश्चन था कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के ऊपर क्वेश्चन था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के ऊपर क्वेश्चन करने के बाद सर ने मेरे से पूछे कि क्या माखनलाल चतुर्वेदी जी की कोई कविता याद है, कोई कविता पढ़े हो करके। तो मैंने बताया सर हाँ, 3 कविताएं मुझे उनकी 3 कविताओं का नाम याद है, जिसमें पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरी नहीं सुनोगे तान, ये 3 कविताएं हैं। तो सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन यही किया कि पुष्प की अभिलाषा पढ़े हो क्या? तो मैं बोला जी सर, पढ़ा हूँ स्कूल लाइफ में। तो बोले कि 4 लाइन गा के सुना सकते हो क्या करके? तो मैं सर 4 लाइन गा के सुनाया। और सर मैं यहाँ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये जो पुष्प की अभिलाषा कविता है वो मुझे पूरी याद नहीं थी। हम लोग 13 सितंबर को इंटरव्यू के 2 दिन पहले अपने दोस्त के साथ जब मैं रूम में बैठा था, तो खाली जब इंटरव्यू का प्रेशर था सर कि कैसे करना है करके, तो उस टाइम मेरे दोस्त जो गुलाब सिंह वर्मा थे, वे बोले कि चलो कोई कविता या फिर कोई गाना गाते हैं करके। तो हम लोग गूगल से पुष्प की अभिलाषा कविता निकाले और वहाँ से वो 4 लाइन, उस कविता को हम लोग गा रहे थे सर। तो 4 लाइन मुझे याद थी सर। तो वो जो 4 लाइन है सर, उस इंटरव्यू में मुझे काफ़ी मदद मिली और अवस्थी सर उस कविता की 4 लाइन को सुनकर काफ़ी खुश हुए थे और मुस्कुराकर शाबाश बोले थे सर। यानी अमित वर्मा जी, ये यानी एक टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आपने अपने खाली समय को फुर्सत को इस तरीके से किया और संजोग से जिसको आपने YouTube में और अपने दोस्तों के साथ में गाना गाने का जो रियाज कर रहे थे, आखिरकार वही उसी कवि की पंक्तियां आपसे संयोगवश इंटरव्यू में भी पूछी गई। ये एक सीख भी देता है कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ में खाली समय में अगर हम बैठे हैं, तो हम ऐसी चीजों से भी इंगेजमेंट रहें, ऐसी चीजों को भी पढ़ें और करें कि ताकि उसका लाभ हमको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिले, जिसका यानी एक जीता जागता उदाहरण हमारे अमित वर्मा जी की उसे जानकारी भी मिल गई है। तो हम आगे ये बात करेंगे कि आप छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं और भी तैयारी करने का आपका लक्ष्य रहा है? जैसे जी सर, मेरा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो मैं सोचा था, तो मैं बताया, जैसे आगे पीछे बताया हूँ कि मैं नीलेश क्षीरसागर सर से प्रेरणा लेकर तैयारी करने का सोचा था। तो नीलेश क्षीरसागर सर जी IAS अधिकारी हैं, तो मैं UPSC एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोचा था सर। और इसीलिए मैं अपना साइंस बैकग्राउंड छोड़कर इतिहास विषय में MA किया था, ताकि मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल रख कर मैं आगे तैयारी कर सकूँ। तो लक्ष्य तो UPSC का था सर। तो जो सिलेबस आपको कहाँ से मार्गदर्शन कहाँ से मिला कि किस टॉपिक पर हम पढ़ें या किस राइटर की किताबों को पढ़ें जिससे सारी चीजें वो कंप्लीट हो, इसके लिए आपको कहाँ से मार्गदर्शन मिला या कैसे उस चीजों को आप लेते हैं?
सर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ युवा तो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनको मार्गदर्शन का अभाव है। हम यही सोचते रहते हैं कि हमें कोई आकर बताए या किसी जानकार व्यक्ति से मिले और मिलकर उनसे बातें जाने, लेकिन सर हमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, लेकिन उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं मिले थे तो मैं उस टाइम पे यूट्यूब से ही ढूंढना शुरू कर दिया था सर, और मैं अपना 3 से 4 महीने यूट्यूब में वीडियो देखा कि टॉपर्स के वीडियो थे और कोचिंग सेंटर के जो ओपन सेशन होते हैं उनका वीडियो देखा। वहाँ से सर कुछ चीज़ें, मुझे बहुत सारी चीज़ें लगभग मिल ही गई थी सर, और सिलेबस मुझे कहाँ से डाउनलोड करना है वो सब चीज़ वहाँ पता चल गया था। तो मैं पूरी चीज़ें गूगल से और यूट्यूब से ही किया था सर। जो है जी सर। तो यूट्यूब के यानी किस चैनल से आपने उन सारी चीज़ों को आपने कहा कुछ चैनल को उदाहरण के तौर पे आप बताएं? जी सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे तैयारी के दौरान जो मेंटल प्रेशर जो रहता है सर, मानसिक दबाव रहता है, उनको दूर करने के लिए मैं रे अवध ओझा करके यूट्यूब चैनल है, जो अवध प्रताप ओझा सर जी हैं, जो बाजीराम इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी रहे हैं, तो उनका वीडियो देखता था सर, जो मेंटल प्रेशर को दूर करने के लिए बहुत कारगर साबित हुई। और सर जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हिमरोज मिल्की सर का वीडियो देखता था, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं स्टडी 91 का वीडियो देखता था, जियोग्राफी के लिए मैं न्यू उत्कर्ष IAS का इंडियन जियोग्राफी देखता था, और पॉलिटी के लिए उत्कर्ष क्लास जोधपुर में जो गहलोत सर हैं उनका वीडियो देखता था। तो यही सब चीज़ें सर। छत्तीसगढ़ के लिए सर कंपटीशन कम्युनिटी है, पाथ IAS है, उड़ान IAS है, इनका भी वीडियो काफ़ी मददगार साबित हुआ सर। क्या जो एशिया का सबसे बड़ा, हम रायपुर की बात करें, नालंदा लाइब्रेरी है जी सर, तो क्या आपने वहाँ से भी कुछ आपको यानी लाभ मिला या कभी आप वहाँ गए? सर नालंदा लाइब्रेरी में सर सदस्यता तो मैंने ली है, लेकिन वो सदस्यता जो है सर मैंने काफ़ी लेट में ली है, क्योंकि जो CGPSC 2019 की जो तैयारी है वो मैं घर में ही रहकर किया हूँ सर, तैयारी सेल्फ स्टडी। तो मैं उस टाइम पे लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पाया था सर। मैं सेकेंड मेंस जब 2020 का जब मेंस लिखा 29 जुलाई को, फिर 29 जुलाई को मैंने सदस्यता ली सर। तो वहाँ मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए वहाँ बैठकर मैंने पढ़ाई की है सर नालंदा लाइब्रेरी में। तो नालंदा लाइब्रेरी की भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है सर। वहाँ पढ़ाई करने के लिए माहौल बहुत अच्छा है, सुविधाएं बहुत अच्छी है सर, किताबें बहुत अच्छी है। अभी जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में अभी युवा जो प्रतियोगी हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए और भी क्या संसाधन की जरूरत है जो आपने कहीं से आपको महसूस होता, यानी अभी और कौन से ऐसे संसाधनों को विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि जिससे लोगों को एक गाइडेंस मिले, आसानी हो तैयारी करने में, आसानी हो सिलेबस ढूंढने में, आसानी हो? सर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तैयारी के दौरान सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, कि मतलब पता नहीं रहता कि तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से मार्गदर्शन ले। तो एक करियर गाइडेंस के लिए NGO के साथ हो या फिर जो जिला प्रशासन है उनके सहयोग से ऐसा प्रोग्राम करते रहना चाहिए सर, जिससे युवाओं को जानकारी मिले। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं सर उनको भी सामने आना चाहिए और उनको जो फ्री में जो कंटेंट उपलब्ध है, जहां से मदद मिल सकती है, उनके बारे में बताना चाहिए। तो सर मैं इसके लिए आगे काम करना चाहता हूँ। और इस तैयारी के बाद अभी आपकी क्या और भी आगे UPSC की भी आप तैयारी कर रहे हैं, सारी चीजों को आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कहाँ से ले रहे हैं, यानी कहाँ से आपको मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, या किसी कोचिंग से या यूट्यूब से या कैसे? सर मैं आगे की तैयारी करने का तो मन बनाया हूँ, आगे और तैयारी करना है। CGPSC का एक अटेम्प्ट मैं बहुत अच्छे से देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो 2 अटेम्प्ट है हुआ है सर, वो कहीं ना कहीं मैं घर में रहकर ही सेल्फ ही किया हूँ। तो मैं अब किसी अच्छे टीचर्स के मार्गदर्शन से करना चाहूँगा। तो इसके लिए सर मैंने पाथ IAS अकेडमी में डॉक्टर हामिद खान सर है, उनसे मैंने बात किया है सर अभी 2-3 दिन पहले। तो सर मदद करने का भरोसा दिए हैं। और साथ ही सर मैं जो अपना तैयारी है जो ऑनलाइन मोड यूट्यूब से ऑनलाइन मोड में किया हूँ, तो सर मैं उनका आगे भी यूज़ करना चाहूँगा। टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर फ्री में वीडियो उपलब्ध हैं, कोचिंग सेंटर्स की बुक्स उपलब्ध हैं। तो मैं यहाँ से करना चाहूँगा सर आगे। और जितने भी मेरे आसपास के क्षेत्र में युवा हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, अगर वो जानकारी लेना चाहते हैं सर, तो मैं इनकी जानकारी उनको देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं फ्री में तैयारी किया हूँ ऑनलाइन यूट्यूब से, तो उनकी सहायता भी उन्हें मिले बाकी लोग। जैसे जो युवा जो प्रतियोगी छात्र हैं, तो ये है कि 8 घंटे टाइमिंग
किसी के माइंड एक सेटअप कर लेते हैं कि हमको 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तो एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए वो कितने घंटे की जरूरत है या किस तरीके से, आप उसके लिए कुछ बताइए। सर, जब हम तैयारी करने लगते हैं तो फिर हमें यही, हमारे मन में यही रहता है कि 8 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है करके। लेकिन सर, मेरा शुरू से एक ही सिद्धांत था कि जैसे हम लोग अपने रूम के बाहर, रूम के दरवाजे पे एक वो कार्डबोर्ड में चिपका कर रखे थे कि कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो। सर, हमारा ये एक ही होता सिद्धांत था पढ़ने के लिए कि हम 8 घंटे 10 घंटे नहीं निकाल सकते पढ़ने के लिए टाइम, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन में सर 8 घंटे या 6 घंटे टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 3 दिन 4 दिन पढ़ने के बाद लगता है कि अब आगे बोरिंग लगता है सर, कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता। लेकिन उस दौरान सर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जितने भी टाइम पढ़ रहे हैं, जैसे दिन में हम 2 घंटे भी पढ़े तो 2 घंटे को ऐसे पढ़ें कि उस 2 घंटे में जितना भी पढ़े हैं उसको अगर 2 महीने बाद भी अगर कोई पूछे तो हम उसको बता सके। ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ाई की 10 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट बाद अगर कोई पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो हम बगल झाँक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम दिन में मुश्किल से अगर 20 मिनट भी पढ़ पा रहे हैं किसी दिन, तो उस 20 मिनट में ऐसे पढ़ाई करें कि वो पढ़ाई हमारा उपयोगी हो, एग्जाम में काम आ जाए। हमें रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझने में ध्यान देना चाहिए। मिला जुला के अमित वर्मा जी बहुत अच्छी चीजें आप बता रहे हैं, जो लीग से अलग हटके चीजें हैं, और जो सारे युवा जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं सबको उसको आत्मसात करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निरंतर जारी रहे। अगर किन्हीं परिस्थितियों अगर आप 8 घंटे 5 घंटे 2 घंटे आप नहीं पढ़ पाते हैं, फिर भी टाइम निकाल के आप कम से कम आधे घंटे 1 घंटे सारी व्यस्तताओं के बावजूद भी आपकी निरंतर एक तैयारी। सर, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हम ये सोचते हैं कि पढ़ाई केवल बुक खोलकर ही की जा सकती है करके, तो सर ऐसा नहीं है। बुक खोलकर पढ़ाई तो बुक खोलकर ही करना ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर बुक खोलकर पढ़ाई नहीं कर पाते तो सर, जैसे मैंने किया कि जब मैं सीधे बैठ नहीं पाता था, पीठ में दर्द रहता था, तो मैं सोए पढ़ता था। तो मेरे 3 दोस्त थे, गुलाब सिंह वर्मा, रोशन साहब, विवेक मृधा, वो मुझे बुक पढ़कर सुनाते थे और मैं सुनकर पढ़ता था सर। और जैसे ही मुझे जब आराम मिलता था, जब मैं ठीक हो पाता था, कि तबीयत हमेशा ख़राब नहीं रहती थी सर, कुछ दिन ऐसे मिल जाता था जिसमें आराम मिलता था, तो मैं उस टाइम पे उस बुक को पढ़ लेता था सर, तो मेरा रिवीजन हो जाता था। और जैसे जब पीठ में दर्द रहता था, मैं सोए रहता था, मेरे दोस्त लोग भी जब साथ नहीं रहते थे, तब यूट्यूब से मैं वीडियो चालू करके कान में ईयरफोन डाल के सोए सुनते रहता था सर। जैसे मुझे तबीयत ठीक लगता था, मैं उसको फिर से बुक से पढ़ लेता था। तो जो खाली टाइम है सर, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बाइक से कहीं जा रहे हैं, अगर पीछे बैठे हैं बाइक के, या फिर बस से कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं और पढ़ाई अपना ऐसे जारी रख सकते हैं सर। अमित वर्मा जी, एक देख लीजिए, ये बहुत बड़े एक उदाहरण भी है अमित वर्मा जी कि इनको तमाम शारीरिक परेशानियां भी थी। चेस्ट में भी ट्यूमर, पेट में भी ट्यूमर, साथ साथ इनका जो एक मनोबल था प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने का, जो इन्होंने एक लक्ष्य तैयार कर रखा था। गांव की सड़कें कच्ची हैं, सारी चीजें, अर्थव्यवस्था और जो भी इनको कमियां दिखती थी, तो ये सोचते थे कि कैसे इसको सुधारा जाए। तो इसको लेकर इनके मन में जो प्रेरणा और जो इनके एक आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का जो एक लेवल था, वो उसके जज्बे के साथ ये शारीरिक परेशानियों के बावजूद किस तरीके से प्रतियोगी परीक्षा में ये सफल हुए, ये हम लोगों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है अमित वर्मा जी। और एक चीज और हम ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना काल के दौरान तमाम ऑनलाइन और यूट्यूब से, और जो एक नए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो एक नए संसाधन की खोज छात्रों ने अपने मन से कहीं न कहीं से की, तो क्या इसे एक अस्थायी रूप से मूर्त रूप देना भी चाहिए, सिस्टम को भी देना चाहिए कि जो बच्चे घर में तैयारी करना चाहते हैं या जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दिल्ली जाके या तमाम बड़ी कोचिंग में वो सर्वाइव कर पाए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, यानी क्या इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? सर, निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिनसे आर्थिक रूप से कमजोर जो स्टूडेंट है उनको तैयारी के लिए आगे मदद मिलेगी इससे।
और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कोरोना से पहले भी बहुत सारी वीडियो जो है यूट्यूब में उपलब्ध थी, लेकिन हम क्या है, आवश्यकता आविष्कार के जननी है कहा जाता है। तो हमें ये था कि कोचिंग केवल ऑफलाइन कोचिंग के ऊपर ही हम लोग फोकस करते थे, लेकिन कोरोना का एक पॉजिटिव पक्ष यह भी था कि वो हमें शिक्षा को पूरा डिजिटल माध्यम में शिफ्ट कर दिए। जहां हम कोरोना से पहले हम डिजिटल माध्यम में शिक्षा के बारे में शायद ही सोच सकते थे, लेकिन कोरोना का ये सकारात्मक पक्ष यही रहा कि डिजिटल माध्यम में पढ़ाई को पूरा शिफ्ट कर दिया, जिससे संसाधन जो है सर डिस्टेंस लर्निंग जो है उसमें काफ़ी मदद मिली। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट थे उनको काफ़ी मदद मिली। और इसको सर ये है कि यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो हैं सर, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है और ढूंढ कर उससे पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी स्टूडेंट है जिनको लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको मदद करने वाले कोई नहीं है, तो सर 300 रुपये में अभी 1 महीने के लिए नेट मिल जाता है। 300 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है अभी, तो वो 300 रुपये खर्च करके पूरे महीने भर अपने घर में पढ़ाई कर सकते हैं। और मेरा सलाह यही है सर कि सभी जो है जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसे तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं है सर, अगर मार्गदर्शन जिनको चाहिए तो ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं सर घर। हमारे चैनल के माध्यम से युवा प्रतियोगी छात्रों को एकाध दो जैसे सामान्य ज्ञान की जो किताबें हैं या जो आप पढ़ते रहे समसामयिक, उनका कुछ आप जिक्र करिए ताकि लाभ भी मिले हमारे चैनल के माध्यम से लोग जाने में। सर जैसे बहुत सारी किताबें हैं जो टॉपर्स बताते हैं सर, उनमें से मैंने काफ़ी कम किताबें ही पढ़ी थी। मैंने सर जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँगा। हिंदी के लिए जो पेपर फर्स्ट है सर, मैं मेंस के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा सर। जैसे हिंदी के लिए है सर, तो हिंदी के लिए मैंने वसुदेव नंदन प्रसाद की कुछ चैप्टर पढ़ी है जो मुझे उसमें लूसेंट और मुस्कान पब्लिकेशन की किताब में नहीं मिली थी, वो मैंने वहाँ पढ़ी थी सर। इंग्लिश के लिए मैंने परफेक्ट इंग्लिश की किताब पढ़ी थी। छत्तीसगढ़ लैंग्वेज के लिए मैं छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण जो विनय कुमार पाठक और विनोद वर्मा जी की किताब है उनसे पढ़ाई की थी सर। ऐसे के लिए सर मैंने दृष्टि IAS का जो डेली एडिटोरियल पेज आता है सर उसको पढ़ता था। और छत्तीसगढ़ से संबंधित ऐसे के लिए मैं करंट अफेयर्स जो अखबार से मिलता था सर, मुख्य मुद्दे और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पढ़ा था। और सर पेपर थर्ड के लिए इतिहास विषय के लिए मैंने सर NIOS का जो PDF है सर 3 मॉड्यूल में आती है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए सर मैंने उसको पढ़ा था। और साथ में सर मैं आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम की बुक थी उसको पढ़ा था। और पॉलिटी के लिए मैंने M लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ी थी। लोक प्रशासन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सर उसमें M लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की किताब है कुछ चैप्टर उसमें से क्लियर हो जाता है। और कुछ सर जो चैप्टर नहीं मिला था उससे मैं PDF से कीवर्ड गूगल से सर्च करके PDF डाउनलोड करके पढ़ा था सर। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए सर मैं गीतेश कुमार अमरोहित की जो छत्तीसगढ़ की इतिहास की जो बुक आती है वो पढ़ी थी। और रिवीजन के लिए मैं हरिराम पटेल की जो किताब है उनको यूज़ किया था। पेपर फोर्थ में साइंस और मैथ्स के लिए सर मैं CG बोर्ड 10th की किताब को पढ़ा था। और मैथ्स के लिए मैं मुस्कान पब्लिकेशन की जो गणित की बुक आती है सर उनका मैं पुराना एडिशन मुझे एक भैया दिए थे उनसे मैं तैयारी किया था। अप्लाइड साइंस के लिए सर मैंने पर्यावरण के लिए परीक्षा मंथन की किताब पढ़ी थी। और जो बाकी कंप्यूटर और जनरल जो कृषि वाला सेक्शन है उसके लिए सर मैं दृष्टि IAS का जो गूगल पेज है वहाँ से पढ़ाई किया था। पेपर 6 के लिए सर मैंने महेश कुमार बर्णवाल की जो इकोनॉमी की बुक है वहाँ से पढ़ाई की थी। और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी के लिए छत्तीसगढ़ का जो बजट है इकोनॉमी सर्वे है यहाँ से पढ़ाई किया था, जो PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल से मिल जाता है। जो इंडियन जियोग्राफी है सर पेपर 5 में उसके लिए मैंने महेश कुमार बर्णवाल जी की किताब पढ़ी थी। ये भी PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और इसके बाद छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी के लिए मैंने हरिराम पटेल की किताब पढ़ी थी। पेपर 6 के लिए सर पेपर 6 ऐसा सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र जिसे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था शुरू में समझ। तो इसके लिए सर मैंने उड़ान IAS की जो किताब है वहाँ से पढ़ाई की थी। और जो कॉन्सेप्ट है सर उसको समझने के लिए इंडियन फिलॉसफी के लिए हिम्मत सिंह सिन्हा करके जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनकी जो वीडियो लेक्चर है उनको मैंने सुना था। सोशियोलॉजी के लिए सर मैंने कोचिंग सेंटर का नोट्स पढ़ा था उड़ान IAS एकेडमी का। और उसके बाद सर छत्तीसगढ़ के कल्चर के लिए मैंने हरिराम पटेल की जो किताब है और
उसको पढ़ा था। और साथ ही सर संस्कृति विभाग की तरफ से कुछ कुछ किताबें जो प्रकाशित की जाती है सर, उनका भी मैंने सहायता लिया था। पेपर 7 सर ट्रिकी है, यहाँ इसके लिए पढ़ाई के लिए अभी मटेरियल उतनी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मैं सर दिल्ली एस की जो बुक मार्केट में उपलब्ध थी सर उनको पढ़ा था, और गूगल क्रोम से सर जो दृष्टि एस का जो पेज था वहाँ से फिर मैंने बाकी तैयारी की थी सर। आपके पिताजी किसान है, गर्व की बात है कि किसान का बेटा प्रशासनिक अधिकारी तो पिताजी के बारे में बताइए, यानी उनका भी एक सपना था, तो जिस तरीके से स्वास्थ्य की परेशानियां और भी तमाम तरीके की परेशानियां से तो पिताजी का क्या, यानी आप कैसा सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हुए जैसे मैंने तैयारी किया, तो तैयारी के बाद जब रिजल्ट आया तो घर में बस माँ पापा एक ही चीज़ बोले कि इतनी समस्याओं के साथ जूझ के किए, वो समस्याओं का जो कठिनाइयों का सामना किया वो आज सफल हो गया। और जैसे हम गांव में रहते हैं, गांव के लोगों को जो जो समस्याएं होती है, कहीं भी अगर पहुंच गया, जैसे उस टाइम मेरा पोस्ट क्लियर नहीं था क्योंकि जनपद सीओ में मेरा फर्स्ट वेटिंग था, और नायब तहसीलदार का पोस्ट लगभग तय लग रहा था, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। तो जब ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ कि नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है, तो पापा का केवल एक ही कहना था सर कि जिस तरह हमें तहसील ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, वैसा अगर अपने तहसील में जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगा वहाँ एक प्रयास करना कि जो किसान है उनको चक्कर लगाना ना पड़े, कार्य पद्धति में सुधार करना। यानी प्रशासनिक सेवा में आने के बाद या आपको जो अधिकार है प्रशासनिक जो शासन के द्वारा जो मिलेंगे, उसको किस तरीके से सरल तरीके से आप करेंगे, और भी क्या बदलाव होने चाहिए? सर मेरा अभी तक का अनुभव रहा है कि मैं शासकीय कार्यालयों में गया हूँ तो उसमें अधिकतर कार्यालयों में सर स्वच्छता की सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं जहाँ भी मुझे पदस्थापना मिलेगी सर, तो मैं वहाँ स्वच्छता जो कैंपस है सर उसको स्वच्छता वहाँ बनाए रखने का प्रयास करूँगा। साथ ही सर जो गरीब लोग हैं और जो अनपढ़ लोग हैं, जिनके जो अभी तक शिक्षित नहीं हो पाए हैं, उनको शासकीय जो कार्य पद्धति है सर, उस कार्य पद्धति से जुड़ने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको जो शासकीय कार्य हैं सर, फॉर्म भरने में जैसे समस्याएं हैं, किसी नियमों वो पढ़ना नहीं जानते तो फॉर्म में क्या भरना है, तो ये सब समस्याएं हैं सर। चक्कर लगाना पड़ता है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। तो मैं सर जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगा वहाँ मैं इन समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्प डेस्क बनाकर काम करना चाहूँगा सर। और जो समस्या है सर उनका त्वरित समाधान और जन दर्शन जो कार्य है सर, उसको मैं करना अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार फिर सच परिवार की ओर से। थैंक यू सर। प्रेरणा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच बोल फिर किसी सफल युवा की कहानी आपको लेकर आपके सामने लेकर